कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जहां एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। एक फ्लैशबैक में वर्ष 1963 को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में दिखाया जाता है, जहां दो लड़के साइकिल रेस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं। उनमें से एक चश्मा पहने हुए है और वही मुख्य पात्र स्टीफन हॉकिंग है। फिर वे एक पार्टी स्थल में प्रवेश करते हैं जहां दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की जेन होती है जो दूसरी मुख्य पात्र है। स्टीफन जब जेन को देखता है तो वह उसके पास जाकर उससे बात करता है और हेलो कहता है। जेन पूछती है, तुम कौन हो? स्टीफन जवाब देता है, कॉस्मोलॉजिस्ट। वह पूछती है, यह क्या होता है? स्टीफन कहता है, यह बुद्धिमान नास्तिकों के लिए धर्म की एक श्रेणी है। जेन पूछती है, कॉस्मोलॉजिस्ट की पूजा किसकी होती है? स्टीफन जवाब देता है, एक एकीकृत समीकरण। यह इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु के बारे में बताता है। आशा करती हूँ जेन जाने लगती है और जाकर जाने जाती है। फिर एक कक्षा का दृश्य आता है जहाँ प्रोफेसर छात्रों से बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, आप अब अपनी डॉक्टरेट की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। सभी छात्रों को प्रोफेसर द्वारा हल करने के लिए प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। बाद में सभी छात्र वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में स्टीफन जागता है। उसका दोस्त पूछता है, तूने कितने सवाल हल किए? लेकिन स्टीफन ने एक भी सवाल नहीं देखा होता। उसका दोस्त कहता है, स्टीफन, क्या तू वाकई इंग्लैंड के प्रसिद्ध कॉलेज से पीएच पढ़ते? स्टीफन सकारात्मक उत्तर देता है। दोस्त जाने के बाद स्टीफन बिस्तर से उठता है, संगीत बजाता है क्योंकि उसे संगीत पसंद है, और वह प्रोफेसर द्वारा दिए गए प्रश्नों को पढ़ने लगता है। तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है, जिससे कुछ कागज खराब हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं। सभी छात्र बैठे होते हैं, जबकि स्टीफन देर से आता है और माफी मांगता है। प्रोफेसर सबका काम देख रहे होते हैं। जब स्टीफन की बारी आती है तो वह कार्ड पर हल किए गए 9 प्रश्न प्रोफेसर को देता है। सभी हैरान रह जाते हैं। उसका दोस्त चौंक कर कहता है, 9? प्रोफेसर जवाब देकर कहते हैं, शाबाश। प्रोफेसर फिर स्टीफन को एक प्रयोगशाला में ले जाते हैं और बताते हैं, यही वह स्थान है जहां जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने परमाणु को विभाजित किया था। वे कहते हैं कि शुक्रवार को वे कुछ होनहार छात्रों को लंदन ले जा रहे हैं, और अगर स्टीफन चाहें तो वे भी आ सकते हैं। वे वहां गणितज्ञ रोजर पेनरोज का भाषण सुनेंगे। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन चर्च के बाहर अकेले बैठे होते हैं जहां जेन आती है। बातचीत के दौरान वह जेन को लंच के लिए आमंत्रित करता है। जेन स्टीफन के घर आती है जहां उसका पूरा परिवार होता है। स्टीफन के पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम इन दिनों पढ़ रही हो? जेन जवाब देती है, मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ। स्टीफन जेन से चर्चा करता है, तारों की उत्पत्ति कब हुई, वे कब समाप्त होंगे? वे सभी पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यदि यह पराबैंगनी प्रकाश आकाश में दिखाई देता तो सभी तारे अदृश्य हो जाते। फिर आतिशबाजी शुरू होती है और स्टीफन खुशी से चिल्लाता है, वाह! गुब्बारे आसमान में उड़ते देखकर जेन कहती है, सबसे पहले केवल स्वर्ग और एक अकारण पृथ्वी थी। वहां अंधकार भी था। अगली सुबह लड़कों के साथ एक स्थान की ओर जाते हुए सीढ़ियां चढ़ते समय स्टीफन लड़खड़ा जाता है, लेकिन खुद को संभालकर ट्रेन की ओर बढ़ता है। प्रोफेसर वहां लेक्चर दे रहे होते हैं। स्टीफन ध्यानपूर्वक उस व्याख्यान को सुन रहा होता है। लेक्चर के बाद वह कॉफी कप को घूरते हुए कहता है, अगर ब्लैक होल सिद्धांत ब्रह्मांड पर लागू हो जाए तो क्या होगा? अगली सुबह वह जेन से इस पर चर्चा करता है। यदि आइंस्टीन और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत सही है तो इसका मतलब है कि यह दुनिया फैल रही है। अगर हम समय को उलट दें तो यह दुनिया सिकुड़ेगी। अगर मैं पूरे प्रक्रिया को उलट दूं तो देख सकता हूं कि समय के साथ क्या हुआ होगा। अब स्टीफन को प्रोफेसर के साथ ब्लैक बोर्ड पर कुछ खींचते हुए दिखाया जाता है। वह प्रोफेसर से कहता है, यह दुनिया ब्लैक होल के विस्फोट से अस्तित्व में आई। फिर चलते हुए वह जमीन पर गिर जाता है। यह स्टीफन की कहानी का क्लाइमैक्स है। डॉक्टर द्वारा इलाज होता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्टीफन मोटर न्यूरॉन डिजीज से ग्रसित हैं। ये एक संक्रामक तंत्रिका विकार है जो मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो इंसानों की बोलने, चलने, निगलने और सांस लेने की मांसपेशियों को नियंत्रित करती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसके बाद मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं।
बचने का समय केवल 2 साल है। सुनकर स्टीफन भय और दुहक से स्तब्ध रह जाता है। वह डरते हुए पूछता है, क्या मस्तिष्क पर असर होगा? डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, आपका मस्तिष्क सामान्य रहेगा। आपकी सोच पहले जैसी ही रहेगी। डॉक्टर माफी मांगकर चला जाता है। स्टीफन के दोस्त और जेन को उसके रोग के बारे में पता चलता है। स्टीफन सबको नजरअंदाज करने लगता है। आखिर में जेन उससे मिलने आती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब स्टीफन छड़ी के सहारे चलता है। कक्षा में जाकर वह मुस्कुराकर कहता है, समय। जेन डॉक्टर से स्टीफन की मुलाकात करवाती है, जो बताता है कि स्टीफन के पास कम समय बचा है। लेकिन जेन कहती है, हम दोनों मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। वह जाते जानते हुए भी कि स्टीफन मर जाएगा, उससे विवाह कर लेती है। समय के साथ स्टीफन को चलने और बोलने में कठिनाई होने लगती है, लेकिन वह विश्वविद्यालय जाना नहीं छोड़ता। अब वह 2 छड़ियों का सहारा लेता है। प्रोफेसर उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह असाधारण प्रतिभाशाली है। उसका अध्ययन ब्लैक होल्स पर है। स्टीफन ने ब्लैक होल का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वे पूछते हैं, अगला कदम क्या है? स्टीफन कहता है, एक सरल समीकरण जो यह सिद्ध कर सके कि समय की एक शुरुआत है। समय बीतने के साथ स्टीफन की हालत और बिगड़ने लगती है। अब जेन उसके लिए एक व्हील चेयर की व्यवस्था करती है। स्टीफन कहता है, यह अस्थायी है। जेन जवाब देती है, बिल्कुल। स्टीफन प्रेरित होकर काम करता रहता है। एक दिन उसका जंपर उसके सिर पर फंस जाता है और सामने आग जल रही होती है। उसी समय उसे एक विचार आता है। अगली सुबह जेन स्टीफन को व्हील चेयर में यूनिवर्सिटी ले जाती है। वहां वह भाषण देता है। कुछ कण ब्लैक होल से बाहर निकल सकते हैं। ब्लैक होल वास्तव में काले नहीं होते। वे गर्मी की किरणों से चमकते हैं। सभी प्रोफेसर चौंक जाते हैं। एक प्रोफेसर खड़ा होकर कहता है, यह बकवास है। कुछ प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। तभी एक और प्रोफेसर खड़ा होता है और कहता है, मैं यहाँ बकवास सुनने आया था और वही सुनने की उम्मीद भी थी। लेकिन स्टीफन ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। सभी तालियां बजाते हैं। अब स्टीफन का सिद्धांत हॉकिंग रेडिएशन के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जेन अवसाद में चली जाती है क्योंकि वह बहुत अधिक बोझ महसूस करती है। स्टीफन का पिता कहता है, तुम्हें घर में एक सहायक चाहिए। स्टीफन को बोर्डो ओपेरा में आमंत्रित किया जाता है। वहां वह खांसते हुए बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे जिंदा रखने के लिए गले में छेद करना पड़ेगा। इससे वह कभी नहीं बोल पाएगा। जेन अनुमति देती है। अब स्टीफन बोल नहीं सकता। जेन एक देखभालकर्ता को नियुक्त करती है जो वर्णमाला बोर्ड के जरिए स्टीफन से बात करती है। धीरे धीरे उसे स्टीफन की समझ होने लगती है और वह कहती है, वह एक परिपूर्ण मरीज है। अब स्टीफन एक नई व्हील चेयर का इंतजार कर रहा होता है जो अक्षर स्कैन कर सकती है। इस तकनीक से स्टीफन प्रति मिनट 4 शब्द लिख सकता है और वह शब्द बोले भी जा सकते हैं। अब वह कहता है, मैं इस सिस्टम से एक किताब टाइम लिखूंगा। वह खुद से प्रश्न करता है, समय की प्रकृति क्या है? क्या यह कभी खत्म होगा? क्या हम समय को उल्टा कर सकते हैं? वह अपनी किताब लिखता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। कहता है, मैं ब्रह्मांड का मॉडल ढूंढ रहा था और अब उसे पा लिया है। उसकी दूसरी किताब भी प्रकाशित होती है। स्टीफन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन जाता है। प्रेस रिपोर्टर्स उसकी व्हील चेयर के चारों ओर होते हैं। देखभाल करता एलन भी वहां होती है। वह कहता है, इस ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, न ही मानव प्रयासों की। हम सभी अलग हैं। अगर जीवन कठिन लगे तो हमेशा कोई उम्मीद होती है। जहां जीवन है वहां आशा है। सभी तालियों से उसका स्वागत करते हैं। अब स्टीफन अपने परिवार के साथ होता है। उसे सम्मानपूर्वक प्रोफेसर कहा जाता है। जेन कहती है, बधाई हो, यह वास्तव में एक असाधारण दिन है। फ्लैशबैक में स्टीफन हॉकिंग का संपूर्ण जीवन दिखाया जाता है। अंत में बताया जाता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 1 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। अब 72 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग रिटायर होने की योजना नहीं बना रहे हैं। वे अब भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज में लगे हुए हैं।